मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि 9वीं कक्षा के अंतर्गत कोविड महामारी के वजह से जो है आपके किताब को जो है 2 सत्र में बांटा गया है। तो उसके अंतर्गत आपके पहले सत्र में जो है दुख का अधिकार स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत गद्य भाग में से दुख का अधिकार और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा 2 अध्यायों को रखा गया है। तो जैसे कि आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा कैडेट्स ने कहा कि इसे फिर एक बार दोहराइए, तो इसके वजह से जो है हम इसका जो है पुनर्अध्ययन करने जाने वाले हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो है इसके लेखिका हैं बचेंद्री पाल, जो स्वयं जो है पर्वतारोही हैं और इसे अपने हाथों से कलमबद्ध किया है। जो भी उनके अनुभव हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ने से पहले लेखक परिचय को देख लेंगे, लेखिका की परिचय को देख लेंगे। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपने अपनी मां हंसादेवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसे विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गर्व दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। देखिए, तब उससे छोटे भाई को प्रयास किया जाता, तो उससे बड़ी जो बहन है बचेंद्री, उसे प्रयास जो है नहीं किया करते थे। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीनों एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इस तरह वो पहले से ही सीख गई थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। देखिए आगे, बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा इन्हें जो न्यूज है बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसे लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हो, सभी खतरों को खुद झेलता हो, एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। इस तरह जो है स्वयं पाठकों को यह पर जो लेखिका स्वयं लिखने के कारण जो है यह पढ़ते समय पाठकों को भी जो है आप भी खतरों का सामना कर रहे हो, आप भी खुद चढ़ रहे हो, ऐसा एहसास जो है
इस पाठ के अंतर्गत दिलाएगा। चलिए, तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का प्रारंभ करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल चल दिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र साझा किया है, वह जो है काठमांडू का हवाई अड्डा है। आप देख सकते हैं, ये भी जो है पहाड़ में रखा गया है। तो दिल्ली से ये कहाँ आ गए, काठमांडू जो है हवाई अड्डे पर आ गए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्तों को साफ कर सके। तो देखिए, ये जो महिला जा रहे थे, जो अभियान दल पर जा रहे थे, इससे पहले एक अभियान दल जो है वहां पर जा पहुंचा था और इनके लिए रास्ते वगैरह चिन्हित करना, वहां पर साफ सफाई करना उनका जिम्मा था। तो आगे देखिए, नमचे बाजार शेरपा लाइन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो वहां से नमचे बाजार जो है काठमांडू में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं, यहाँ के ही आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। तो देखिए, इस तरह भी प्रश्न आ सकते हैं। नमचे बाजार को जो है सर्व ऐसे प्रश्न आ सकता है एमसीक्यू के लिए। सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से निहारा, तो नमचे बाजार से जो है, ऐसे उत्तर जो है आपको लिखना होता है। जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये एवरेस्ट को नेपालियों में किस नाम से बुलाया जाता है, तो सागर माता, ऐसे आपको लिखना है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। देखिए, बचेंद्री पाल को भी जो है यह नाम अच्छा लगा। तो ये एवरेस्ट जो है आप देख सकते हैं किस तरह नमचे बाजार की शेरपा लाइन वहां से जो है पहली बार जो है एवरेस्ट को देखती है। किस तरह आप भी यहाँ पर जो है चित्र साझा किया है, उसे देखकर समझ सकते हैं। आगे चलिए, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी फ्लूम जो कहते हैं उसे देखा, जो आप देख सकते हैं। तो फ्लूम यानी जो बड़ा, जो बर्फ जैसे धुएं के जैसा होता है, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। फूम यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे कण जो हैं हवा के वजह से उड़ते रहते हैं, वह एक ध्वज की तरह दिख रहा था। किसे, बचेंद्री पाल को, जो नीचे से निहार रही थी। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। देखिए, वहां पर ऊपर जो है कितना तेज हवा चलता है, 150 किलोमीटर से उससे भी अधिक जो है हवा चलती है। उस समय छोटे छोटे जो कण होते हैं, वह जैसे आप रास्ते में देखते हैं धूल जो है उड़ता रहता है, धूल के कण जो है, उसी प्रकार वहां पर बर्फ होने के कारण वहां पर जो है बर्फ के कण जो है उड़ने लगे हैं। वहां पर हवा कितनी तेज है, 150 किलोमीटर से भी अधिक जो है गति से हवा चलती है। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, हवा के कारण उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबी हो सकता है। तो देखिए, ध्वज जो है कैसे लग रहा था, वो कितना किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर तक ऐसे ही लंबा जो है दिख रहा था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। तो प्रश्न यह एमसीक्यू के लिए पूछा गया था कि जो है दक्षिणी पूर्वी पहाड़ का तूफान कहाँ से आता है, तो दक्षिणी पूर्वी, जिस किसी ने भी लिखा है वो सही होगा, पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था, क्योंकि पहली बार चढ़ रही थी, ऐसे खराब मौसम होंगे तो वे वहां पर जो है कोई भी हो सामान्य रूप से डर जाएगा। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसके कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। इसी प्रकार मैं भी सामना करना चाहती थी। तो आगे देखेंगे, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। देखिए, एक तो बचेंद्री पाल जो है अन्य के साथ
एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रही है। उसी समय ऐसा एक न्यूज आ जाता है, 26 मार्च को, 7 मार्च को काठमांडू पहुंचे थे, ये ध्यान में रखना है। 26 मार्च को जो है वहां पर पेरिस पहुंचने के बाद वहां पर हिमस्खलन, उस हिमस्खलन में जो है शेरपा कुली, जो शेरपा यानी वहां पर नेपाली लोग जो हैं वो वहां पर जो है कुली का काम करते हैं, ऊपर से कुछ सामान लाना, नीचे से ऊपर लेके जाना। उसमें एक मृत्यु दुखद घटना जो है किनको सुनने के लिए मिला, इन सभी को सुनने के लिए मिला। कुंभ हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोस्ते की ओर से एक बहुत बड़ा बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। देखिए ऐसे पेरिस, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सागर माता यानी एवरेस्ट नेपाल की ओर देख सकते हैं। पेरिस का जो चित्र है मैं एरो मार्क से आपको दिखा रहा हूँ कि यही पेरिस है। यहाँ पर एक दुखद घटना हुई थी, क्या हो गई थी, जो हिमस्खलन के वजह से जो है एक शेरपा कुली की मृत्यु जो है हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए किस तरह। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट ऐसी महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो देखिए कर्नल खुल्लर यहाँ पर जो है, चलिए बहुत दुखद घटनाएं सुनने को मिल रहे हैं, आप वापस आइए, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने भी जोश उल्लास से जो है उनको आत्मविश्वास भरने के लिए अभियान दल वालों को क्या कहा, तो देखिए एवरेस्ट जो है महान अभियान है, ये एक महान अभियान है। खतरों को और भी कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी है। यहाँ पर ऐसे खतरे होते हैं तो मृत्यु को भी यहाँ पर क्या है, सहज भाव से लेना होगा। आगे देखिए, उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, यानी यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न आता है कि अग्रिम दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो उपनेता प्रेमचंद 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो देखिए अग्रिम दल जो है पहले ही निकल चुकी थी, वे वापस आए हैं और इनको सभी जानकारी दे रहे हैं। पहला जो है बाधा जो है कुंभ हिमपात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी 6000 मीटर पर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो देखिए बेस कैंप 1 जो है, कैंप 1 कहाँ लगाया था, 6000 ऊपर, यानी 6000 मीटर के ऊपर लगाया था, लगभग 6 किलोमीटर। तो वहां पर जो है सभी इन्होंने रास्ता जो है चिन्हित किया था, कहाँ पर जो है थोड़े अस्थायी फूलों के वहां पर लगाए गए थे। तब उन्होंने और एक बात बताई कि यदि ग्लेशियर नदी है बर्फ की, वो यदि पिघलती है तो ये सभी जो है ये धसकने के कारण ये रास्ता जो है फिर से वहां पर मिट जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो देखेंगे आगे इन बातों को ध्यान में रखते हुए बचेंद्री पाल और अन्य पर्वतारोही के साथ किस तरह चढ़ती है उसे हम अगले वीडियो में या अगले लाइव क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।